नमस्कार दोस्तों, स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग गणित के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को शॉर्ट ट्रिक से बनाने का प्रयास करेंगे, जो आगामी सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण और बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी प्रश्नों को खुद से भी बनाने का प्रयास करेंगे और उसको बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, जिससे कि सभी आगामी परीक्षाओं में आपको इस तरह के प्रश्न अगर आते हैं तो सॉल्व करने में बहुत ही मदद मिलेगी। चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति P से Q तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और वापसी के समय अपनी चाल में 50% की वृद्धि कर देता है। दोनों यात्राओं के लिए उसकी औसत चाल कितनी है? प्रश्न बहुत ही सिंपल है दोस्तों। प्रश्न को बनाने के लिए कुछ नहीं करना है। बोल रहा है एक व्यक्ति है, एक पॉइंट है P, ठीक है दोस्तों। तो P से Q तक जाने में इस दरमियान इसकी चाल जो है दोस्तों वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, ठीक है। अब वो जब वापसी करता है, जब वापस आता है, तो अपनी चाल को 50% वृद्धि कर देता है। मतलब 20 का 50% निकाल लेंगे दोस्तों, एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, यानी कि 5 दूना को 10। मतलब वापसी के समय 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है। तो मतलब क्या हो जाएगा, पहले 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गया, लेकिन वापस आया तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो वापस आया, ठीक है दोस्तों। तो अब हमें उसकी औसत चाल बतानी है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है दोस्तों, औसत चाल बराबर, फॉर्मूला होता है दोस्तों x/2xy बटा x प्लस वाई। बस इसी फॉर्मूला पे हम लोग बैठा देंगे और आंसर आ जाएगा दोस्तों 2 × 20 × 30 बटा 30 और 20 को जोड़ेंगे तो 50 आ जाएगा दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटा। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, यही आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक शून्य से एक शून्य कैंसिल हो जाएगा, 5 चौके 20, 4 तिया 12 दूनी 24, यानी उसकी औसत जो स्पीड है दोस्तों, औसत चाल जो है वो 24 किलोमीटर प्रति घंटे की है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखेंगे 24 किलोमीटर प्रति घंटा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और यदि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम्स में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, A, B और C का मासिक वेतन 7:8:11 के अनुपात में है। यदि B का मासिक वेतन C के मासिक वेतन से रुपये 3600 कम है तो A का वार्षिक वेतन कितना है? हमें A का वेतन बताना है, लेकिन वर्ष में बताना है। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए, आखिर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है B का जो मासिक वेतन है वो C के मासिक वेतन से रुपये 3600 कम है। तो पहले देख लेते हैं दोस्तों, ये अनुपात 7:8:11 में है। तो ये देखिए 8 और 11 में ये A है, B है और C है। तो कितने रेशियो का डिफरेंस है, 3 रेशियो का। तो ये 3 रेशियो 3600 के बराबर हो जाएगा दोस्तों। तो एक रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 3600 बटा 3 करेंगे तो यानी 1200। अब देखिए दोस्तों, अब रेशियो निकाल लेंगे हम। अब एक अब वेतन पता करना है, वही वर्ष में पता करना है। तो बस कुछ नहीं करेंगे, 1200 × 7 × 12, यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो बस कुछ नहीं कीजिए, बराबर है 144 से होता है × 7, तो 7 चौके 28, इसके बाद डबल जीरो देख लेंगे, 8 के बाद डबल जीरो कहाँ पे है, तो ये देखिए आपका 8 के बाद डबल जीरो, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और यदि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम्स में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, 9 संख्याओं का औसत 51 है, उनमें से 3 संख्याओं का औसत 49 है और शेष संख्याओं में से 4 संख्याओं की औसत 46 है। शेष संख्याओं का औसत क्या है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है दोस्तों, इसके लिए भी ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 9 संख्याओं का औसत 51 दिया हुआ है, मतलब क्या हो जाएगा, 51 × 9 करने पर क्या आएगा, 9 एकम 9, 9 पचे 45, 459 आती है। अब फिर कह रहा है दोस्तों 3 संख्याओं का औसत 49 है, 9 में से 3 संख्याओं का औसत जो है वो 49 है, तो इसको गुना करने पर क्या आएगा, 9 × 27,
4 12 2 14, 147 आएगी दोस्तों। अब आगे कह रहा है शेष संख्याओं में से 4 संख्याओं का औसत 46 है, मतलब 4 संख्याओं का औसत कितना है 46 है। इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6 4 के 24, 4 4 16 2 18, 184 आएगी दोस्तों। अब इन दोनों को, ये 4 है और 3 है, 7 हो गए। 7 संख्याओं का औसत तो दिया है, लेकिन अब हमसे लास्ट 2 संख्याओं का औसत पूछ रहा है, जो बचा हुआ है उसका औसत पूछ रहा है। तो 2 संख्या बचा हुआ है, तो बस कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, इन दोनों को जोड़ करके और घटा करके इससे 2 से भाग देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना है, 459 इन दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा माइनस कर देंगे दोस्तों। 7 4 11, 8 4 12, 13, 2 1 3, इसको घटा लीजिए, क्या आएगा 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा, 5 में से 3 जाएगी 2 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा। बस ये औसत है कौन 2 लास्ट शेष संख्याओं का। तो शेष कितना बचा है 2 बचा, बस 2 से डिवाइड कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा। 2 6 12, 2 4 8, यानी 64 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे 64 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगी दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और यदि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रयमूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और अपने ग्राहकों को बिल में 10% की छूट देता है, वह कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त करता है। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है दोस्तों। इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए कुछ नहीं करना है। मान लीजिए क्रय मूल्य किसी वस्तु का 100 रुपया होता है, ठीक है। अब कह रहा है उससे 20% अधिक अंकित मूल्य जो है अंकित करता है, मतलब 100 रुपये का सामान है उस पर 120 रुपये अंकित किए हुए। अब उस पर क्या दोस्तों एक अंकित मूल्य पे 10% की छूट देता है, यानी 120 का 10% निकाल लेंगे, या फिर ऐसे कहिए 90 निकाल लेते हैं, 90/100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी 108, यानी 120 रुपये की वस्तु जो दोस्तों अंकित करने के बाद वो 108 में बेच रहा है, मतलब 100 रुपये की वस्तु है उसको 108 में बेच रहा है। कितने रुपये की लाभ हो रहा है 8 रुपये का लाभ हो रहा है। किस पे हो रहा है 100 पे हो रहा है, प्रतिशत में पूछ रहा है इसलिए 100 से गुना कर देंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यानी 8% लाभ अर्जित कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8%। देखेंगे 8% किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और यदि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम्स में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आज का आखिरी सवाल और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास 60 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। शंकु का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। देखिए शंकु इस प्रकार का होता है, ये शंकु है, ये आपका ऊंचाई है दोस्तों, और ये त्रिज्या है। ये व्यास से 60 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये 16 हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ से इसको निकाल लेंगे दोस्तों, एल है तो इसको निकालेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 900 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 256, 1156 आएगा दोस्तों। इसका अंडर रूट निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा अंडर रूट निकालेगा 34 आ गया, नहीं ये 34 आ गया। तो अब जो है दोस्तों वो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल शंकु का। तो बस कुछ नहीं करेंगे, पाई गुने आर कितना है 30 है गुने 34 है, बस गुना कर लीजिए। 4 तिया को 12, 3 3 9 1 10, यानी 1020 पाई। तो देखेंगे 1020 पाई किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे और वीडियो भी बहुत अच्छी लग रही होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, ताकि वीडियो जो अपलोड होते हैं उसका लिंक सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक और शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट को इसका फ़ायदा मिल सके।